मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ईश्वर की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन झूठ बोलने की महारत हासिल है। तीनों जगह झूठ बोलते हैं। पहला झूठ उसी संसद भवन बोलते हैं, दूसरा झूठ रैलियों के दौरान बोलते हैं, तीसरा झूठ अपने इंटरव्यू के दौरान बोलते हैं। खान सर के वीडियो के बाद देखना इनका वीडियो। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52 और सरकार कब बनी थी? सरकार कब बनी? अब लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है कि 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है। पहला झूठ सच नहीं है। नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ 15 कांग्रेस कमेटियां में से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। 3 लोगों ने नोटा किया। उसके बावजूद भी वो कौन था लोकतंत्र? पंडित नेहरू को दिखा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न हो। दूसरा झूठ कांग्रेस के नामदार ने फतवा निकाला है कि मोदी जी ने चुनाव की सभाओं में भारत मां की जय बोलकर के शुरू नहीं करना चाहिए। हर भाषण में देखिए, हर भाषण में नरेंद्र मोदी कहते हैं भारत माता की जय। आपने सुना है? हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय। तो ये भारत माता है क्या? ये भारत माता हमारा पूरा देश है। ये भारत माता किसान है। ये भारत माता देश के करोड़ों युवाओं के अंदर भावना है। ये भारत माता माताएं और बहनें हैं। ये भारत माता मजदूर हैं। ये भारत माता हम सबको मिला के देश है। अब मैं पूछना चाहता हूं, हर भाषण में कहते हैं भारत माता की जय। भाषण में उन्हें शुरुआत करनी चाहिए मेहुल चोकसी की जय, नीरव मोदी की जय, नरेंद्र मोदी की जय। तीसरा झूठ करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में? मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा था, पिता ने पूरी जिंदगी चाय दी, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। Our collective priorities are clear.
agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. प्रियंका गांधी वाड्रा की यह बात सही है कि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1962 के युद्ध में अपना मंगलसूत्र और दूसरे गहने नेशनल डिफेंस फंड में दान में दे दिए थे। और यह बात है नवंबर 1962 की, जब इंदिरा गांधी ने अपने गहने नेशनल डिफेंस फंड में दान कर दिए थे ताकि ये भारतीय सेना के काम आ सकें ये पैसा, और हम ठीक से चीन के साथ युद्ध कर सकें और हम जीतें, क्योंकि सरकार ने तब कहा था कि हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने उस समय कुल मिलाकर 336 ग्राम सोना, जिसमें उनका मंगलसूत्र भी था, सरकार को युद्ध लड़ने के लिए दान में दे दिया था। वो भी बोल सकते हैं, सब झूठ बोलो। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। दोस्तों, अभी हम दरभंगा में हैं, जहां पर मोदी जी कल बोले हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है। तो हमारे पीछे देखिए, यही दरभंगा का एम्स है और वो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ना, उसमें इलाज होता है। 750 बेड का हॉस्पिटल है। वो ऊपर का वो बिल्डिंग जो दिख रहा है उसमें 750 बेड का हॉस्पिटल है और 1250 करोड़ रुपए का ये एम्स है। देखिए आप। और इसलिए भाइयों बहनों, स्पेशल पैकेज की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, बिहार की भलाई के लिए जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। अच्छा, एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। संसद में सरकार ने लिखित जवाब दिया है। मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब दिया है। उन्होंने कहा, आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने ही कहा था। आज गरीब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, इन्होंने सब हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डा बेच दिया। पानी के जहाज बेच दिए। पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह बेच दिए। रेलगाड़ी बेच दी, और रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी। यहाँ तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। झूठ बोलो। बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं,
लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। जरा ये शाहजहां घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। अब मैं उड़ के बैठे हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, जब मोदी जी को ये बात मालूम है कि कांग्रेस सरकार अडानी और अंबानी को टेम्पू भर के पैसा भेज रही है, यानी कि कांग्रेस सरकार के पास पैसा कहीं से आ रहा होगा, अडानी के पास वो पैसा जा रहा होगा, मोदी जी को ये बात मालूम है, इसके बावजूद भी ईडी और सीबीआई जैसे छापे नहीं पड़ रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि सच में मोदी जी एक तानाशाह हैं। अगर ऐसा होता तो अभी तक वो टेम्पू का पता लग चुका होता और अडानी अंबानी जेल में होते और कांग्रेस के शहजादे भी जेल में होते। लेकिन मोदी जी को सब बात मालूम है कि पैसा कहां से गया, टेम्पू से गया, कितना गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों कहूं? आप इस व्यक्ति को देखिए, इस व्यक्ति के बारे में मोदी जी क्या बोल रहे हैं, सुनिए आप। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। अब मोदी जी को मालूम है कि ये व्यक्ति करप्ट है, लेकिन फिर भी ना तो ईडी गई ना सीबीआई गई। ईडी भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल भी कर लिया गया, फिर भी ये जो लूट खसोट, बेनामी प्रॉपर्टी, कोई चोरी करने वाला नहीं, इसको बंद करने की हमने हिम्मत दिखाई। वो अब चौकीदार से परेशान है। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। सुरक्षा चाहे गरीब की हो या सुरक्षा देश की, चौकीदारी करते थे। जब विजय माल्या से चौकीदारी करनी थी तब आपने चौकीदारी नहीं की। नीरव मोदी से चौकीदारी नहीं थी तब आपने चौकीदारी नहीं की। वोट चौकसी से करनी थी तब आपने चौकीदारी नहीं की। राफेल के घोटाले में जब चौकीदारी करनी थी तब आपने चौकीदारी नहीं की। आज जब चुनाव का समय आ गया है तो देश की जनमानस को गुमराह करना चाहते हो कि मैं चौकीदार हूँ। अरे बड़ा शौक है तुम्हें चौकीदार होने का। आओ हमारे किसानों की खेतों में चौकीदारी करो। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता देख करके सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती हो। बड़ी खबर, गुजरात में बीजेपी के एक नेता के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। नर्मदा जिले के बीजेपी जिला महामंत्री जयंती गोविंद भाई तड़वी के खिलाफ एक महिला ने यह केस दर्ज कराया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। महिला का आरोप है कि नौकरी से निकाले जाने की धमकी देकर बीजेपी नेता ने उसके साथ रेप किया। सैकड़ों महिलाओं से यौन संबंध बनाने से लेकर कथित रूप से बलात्कार करने वाला प्रज्वल रेवान्ना जर्मनी भाग गया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता चुनाव में बीजेपी का पार्टनर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रज्वल के लिए वोट मांगे। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट
मोदी को मजबूती देगा। 2800 वीडियो इसके वायरल हो चुके हैं। हर दूसरे वीडियो में इसे अलग अलग उम्र की महिलाओं के साथ कथित रूप से यौन संबंध बनाते और बलात्कार करते हुए बताया जा रहा है। पहले भी ऐसे कई मामलों में फेल हो चुके हैं। विपक्ष के उम्मीदवार का वीडियो वायरल हो रहा होता तो अब तक प्रधानमंत्री मोदी तमाम रैलियों में भाषण दे रहे होते, लेकिन जब अपनी पार्टी के सांसद पर आरोप लगता है, अपने गठबंधन के उम्मीदवार पर आरोप लगता है, तब चुप्पी साध जाते हैं। में बीटेक की छात्रा से हुए रेप के मामले में तीनों ने शहर छोड़ दिया। ऐसे में तीनों आरोपियों को मध्य प्रदेश चुनाव में सोशल मीडिया का काम मिल गया। रेप की घटनाओं को लेकर बेतुका बयान दिया है। संतोष गंगवार ने कहा, ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है, पर कभी कभी रोका नहीं जा सकता है। मामले में बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड दोषी करार। किसी की बहू बनने वाली हैं जो बेटियां, वो बहू बनने लायक ये लोग छोड़ रहे हैं क्या? तो जिनके पास मंगलसूत्र था वो महंगाई में गिरवी रख दिए हैं, और जो बच्चियां बहू बनने वाली हैं किसी की, इन लोगों ने उसके लायक छोड़ा नहीं। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उन्हीं पार्टी के नेता लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी में से हटाओ, देश की बेटियों को बचाओ। बुधवार को टीवी पर चल रहा था मोदी जी का इंटरव्यू। ले रहे थे अक्षय कुमार और दे रहे थे मोदी जी। इस इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार ने मोदी जी से एक सवाल किया। इस पर मोदी जी ने क्या जवाब दिया, देखते हैं। क्या आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती है? आज देती है। लेकिन जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा, देती हैं ₹1.25। अब दिक्कत इस बात की है कि अपने को एक बात समझ में नहीं आ रही है। ये है ₹1.25 वाली बात, यानी ₹1.25 वाली बात। ₹1 तो ठीक है, लेकिन 25 पैसे ये एकदम वैसा हो गया जैसे 1000 का नोट। दोनों ही चलन में नहीं है। 1000 का नोट तो फिर भी समझ में आता है कि नहीं बदलवाया होगा या घर पे पड़ा रह गया होगा, लेकिन चवन्नी, ये चवन्नी, और जब वो चल ही नहीं रही हैं तो वो चवन्नी क्यों दे रही हैं? अब से बहुत वक्त पहले की, लेकिन ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि मोदी जी अभी की ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी मां उन्हें अभी भी ₹1.25 ही देती हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती है? आज देती है। लेकिन जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। हाथ में 500 की नोट है। मोदी जी की खास बात यह भी है कि वो जब भी अपनी मां से मिलने जाते हैं, आश्चर्यजनक रूप से एक कैमरा वाला वहां पहले से ही मौजूद रहता है। बात असल में ₹1.25 या चवन्नी या 500 की नोट की नहीं है। बात है देश के प्रधानमंत्री की कही बात की, जो उसने चुनावों के दौरान एक इंटरव्यू में कही है। प्रधानमंत्री जिनकी बातें करोड़ों लोग सुनते हैं, उनकी ऐसी ही बातों पर उनकी एक छवि तैयार होती है। तो इससे पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी मां के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूं कि मुझे मेरी मां ने पैदा नहीं किया है। पहले जब तक मां जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? मतलब सोचकर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग जाए, अब क्या आपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में? कि उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया। देखो, वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की आपस में ना बने, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। कुछ सेंस है इस बात का। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो क्या वो देश के लिए काम नहीं कर पाए? महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के बारे में तो सब जानते हैं। क्या उन्होंने देश के लिए महान काम नहीं किया? आपने अगर रामलीला देखी है तो उसमें भी देखा होगा कि कैसे सीता जी ने भी भगवान राम का साथ दिया वनवास में, और राम ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। बात है देश के प्रधानमंत्री की कही बात की। नाले के पास उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है, तो कभी दुर्गंध आती थी। वो चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी।
और नाले की पाइप से गैस निकाल करके चाय बनाई जा सकती है। देश की राजनीति के दो सबसे बड़े चेहरे, इनके दो ऐसे बयान जो एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप तक फॉरवर्ड होकर फुदकते रहे और झूठ के पैरों से रफ्तार पकड़ते रहे। झूठ जो इतना चला, इतनी बार बोला गया, इतनी तरह से, इतनी स्क्रीनों पर दोहराया गया कि करोड़ों लोगों के लिए वो खरा सच बन गया। 140 सेकंड तक बोले, लेकिन वायरल हुए ये 7 सेकंड। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। कुछ शब्दों पर कैंची चली और बयान की कतरन देश भर में फैल गई, इतनी कि पूरे सच से वाकिफ रहने वालों ने भी राहुल को छोड़ा नहीं। हरी मिर्च होती है कि लाल मिर्च होती है, इसका भी जिनको ज्ञान नहीं है, जो आलू में से सोना पैदा करने के लिए सोचते हैं, वे आज दिन रात किसान 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 बोलना शुरू किया है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। तब उस समय मनमोहन जी की सरकार में 2014 तक एक $60 के बराबर था। आज प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार में $1 की कीमत ₹83 हो गई है। आप दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन जनता आज आपसे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आज आपसे पूछना चाहती है, आप बताइए। और 2022 में जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश का कोई परिवार ऐसा न हो कि जिसके पास खुद का घर न हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना है। इसी तरह देश चलता है, किसी गरीब का घर उजाड़ो, किसी को अनाथ बना दे रहे हो। अरे सीधा सीधा लिख दो कि हमें गरीब नहीं पसंद है। गरीबी क्या हटा रहे हो तुम? गरीब हटा रहे हो, गरीब को हटा रहे हो यहाँ से। कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। 4-5 दिन खाने नहीं खाने। ऐसी ही कहानी राम जन्मभूमि मंदिर के पास रहने वाले 8 यादव परिवारों की है। सबसे पहले इन्हीं लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। ये दिखा दिया गया कि इन लोग को देख लीजिए, साइन किया गया है और मुआवजा भी दिया गया, पैसा भी दिया गया और हम सबको कुछ नहीं दिया गया। रोजगार छीन लिया गया हमारा, डेयरी थी खुद की सब बंद हो गई, भैंस गाय थी हमारी, इतनी ठंडी था, 1-2 मर भी गई हैं और जो बची हैं और यही है, कुछ थी बेच दिया गया। घर जमीन नहीं है, कहाँ रखेंगे बताइए, ठंडी आती कहाँ बांधेंगे, तो इसलिए बेच दिया गया, कुछ मर भी गई। हम लोग लड़की सब सियान लड़की के लेकर हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, खाने के लिए मुहताज होना पड़ा, तो हम लोग वोट क्यों दे? बुलडोजर लगा के रात को गिरा दिया गया, बिजली बंद कर दी गई, सामान हमारा काफी नुकसान किया गया। मैं बुलेट ट्रेन की जब बात करता था तो मुझे पूछा जाता था कब लाएंगे, कब लाएंगे, कब लाएंगे। जब आजादी के 75 साल हो, 2022-23 में रेल का काम पूरा करे कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम किसान की इनकम को 2 गुना कर देंगे, उसकी आय 2 गुना कर देंगे। किसानों की आय 2 गुनी होगी, किसानों की आय 2 गुनी नहीं हुई, उनकी आमदनी आधी हो गई। और अगर महंगाई का हिसाब लगाओगे तो आधी तो रह गई हमारी आमदनी और महंगाई हो गई 2 गुनी। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात अचानक आई है ऐसा नहीं है। बीते 5 वर्षों में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि इस तरह के लक्ष्य रखे भी जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं कम हुई मोदी जी, झूठ क्यों बोलते हो? पेट्रोल की कीमत 65 से 90 रुपए पार हो गई।
50 से डीजल की कीमत 82 रुपए पार हो गई। 24 सितंबर 2018 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। भाषण में मोदी जी ने जो कहा वो उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। आजादी के बाद से 2014 तक यानी 67 इयर्स 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे। 67 ईयर में 65 एयरपोर्ट यानी कि एवरेज एक साल में एक हवाई अड्डा। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात आपको समझ आ रही है? एक साल में एक हवाई अड्डा। ये उनकी गति थी, ये उनकी सोच थी। बीते 4 वर्षों में एक साल में 9 एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार थे। चाय क्या है? 13-14 के 125 एयरपोर्ट, 17-18 के 129 एयरपोर्ट। हमारे हिसाब से जब जोड़ घटाना करेंगे तो बचेगा 4 नए एयरपोर्ट जुड़े हैं। ना मालूम मोदी जी ने इसको 35 क्यों गिनवा दिया। अगर ऑपरेशनल यानी काम कर रहे हवाई अड्डों की बात करें तो भी 2013-2014 में 94 हवाई अड्डे काम कर रहे थे। वहीं 2018 आते आते ये संख्या 101 हो गई। यानी पिछले 4 साल में ऑपरेशनल एयरपोर्ट 7 बढ़ गए। उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन पकड़ा दिया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आंकड़ा है। 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने पकड़ा दिया है। बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध तो नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। समझ रहे हो ना दोस्तों, वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी। नरेंद्र मोदी उड़ीसा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम उड़ीसा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। हद ही कर दिया। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है।
अरे क्या मजाक लगा रखा है। 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था, महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे, तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो? ए प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता? मैं इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। तो यू आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम? नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये सिर्फ एक भवन नहीं, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब। इस दौरान इतना झूठ बोल रहे हैं कि वहां भी बहुत बुरा हाल है। ट्रंप जब राष्ट्रपति थे, वॉशिंगटन पोस्ट ने 2021 में गिनती कर बताया कि अपने 4 साल के कार्यकाल में ट्रंप ने 30,573 झूठ बोले, औसतन रोज 21 झूठे दावे किए। झूठ बोलने के लिए ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की ही तरह 1930 के दशक तक चले जाते हैं। झूठ झूठ होता है, उसमें अंतर नहीं होता, लेकिन मोदी और ट्रंप के झूठ में काफी अंतर पाया है। यह रिसर्च आपके लिए है। ट्रंप का झूठ इंग्लिश में होता है, मोदी का झूठ हिंदी में होता है। ट्रंप का झूठ चुनावी धांधली, आईसीस, सरकारी कानून, सेना के आधुनिकीकरण के बारे में होता है। मोदी का झूठ मंगलसूत्र, दीवार, भैंस, बाजरे पर होता है। ट्रंप के झूठ का बैड लक यह है कि बोलते ही अमेरिका के पत्रकार चैनल गिनने लग जाते हैं और सबको बताने लग जाते हैं कि देखो देखो फिर झूठ बोला। मोदी के झूठ का गुड लक यह है कि बोलते ही ज्यादातर अखबार छापने लग जाते हैं और गोदी चैनल दिखाने लग जाते हैं। उनमें कहने का साहस ही नहीं कि प्रधानमंत्री का यह बयान झूठों से भरा है। किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। जो 272 सीटों पर लड़ रही है वो है भारतीय जनता पार्टी, और कहा कि कांग्रेस तो 272 पे लड़ ही नहीं रही तो सरकार कैसे बनाएगी? प्रधानमंत्री जी जनाब, 326 सीटें कांग्रेस पार्टी घोषित कर चुकी है। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप थक चुके हैं, आपकी टीम थक चुकी है। अर्थी की नहीं, बल्कि कांग्रेस का इरादा संस्थाओं का, दफ्तरों का भी सर्वे कराने का है। यानी अगर किसी पिछड़े दलित परिवार में 2 लोग नौकरी में है तो एक नौकरी छीनकर ये लोग उनको देंगे जिनका कांग्रेस के मुताबिक देश के संसाधनों पर पहला हक है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव भले है लेकिन उससे भी गंभीर मुद्दा है जिस पर सतर्क रहने की जरूरत है। हम किसी भी हालत में आपके हक को छीनने नहीं देंगे। के लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है।
रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश। मोदी दिन रात काम करता है आपका जीवन बदलने के लिए, आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात एक कर देता हूं। और ये इंडिया गाड़ी वाले मोदी को बदलने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, वो मुझे बदलना चाहते हैं। जिनके घोटाले मैंने रोके हैं वो मोदी पे गुस्सा करेंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। कि 2018 से 2023 तक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के पार्टी को करीब 8,200 करोड़ रुपया मिला कंपनियों से, और 4 रास्ते अपनाए गए थे। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, यानी कि कंपनियों से। दूसरा था ठेका लो रिश्वत दो। तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स कंपनियों के पीछे छोड़ो और उनसे मुक्ति पाने के लिए इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदो। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनी, यानी कि शेल कंपनी। इन कुल मिलाकर बीजेपी को 2018 से 2023 तक 8,200 करोड़ रुपया मिला, और इसके बदले उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए का ठेका दिया अलग अलग कंपनियों को। ये सबसे बड़ा करप्शन है, ये सबसे बड़ा घोटाला है हमारे स्वतंत्र भारत में। अभी कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुझे अमेरिका आने का निमंत्रण दिया और उनके व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा भोज समारंभ किया। मैं हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसके लिए इतना बड़ा समारोह हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए अमेरिका में इतना बड़ा आयोजन हुआ। क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के साथ इन्हीं बातों को लेकर कंपटीशन करेंगे? क्या अमेरिका ने जिस तरह से उनका स्वागत किया उस तरह से किसी और देश के किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं किया? यह बेहद अजीब बात है। अगली बार प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस का शामियाना नाप कर ले आएंगे और कहेंगे कि मेरे स्वागत का शामियाना मनमोहन सिंह के शामियाने से बड़ा था। नरेंद्र मोदी से पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने अमेरिका के दौरे किए। क्या मोरारजी देसाई ने नेहरू से इस तरह तुलना की? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिम्हा राव के साथ इस तरह की तुलना की थी? अक्टूबर 1949 में जब नेहरू राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमन के मेहमान बनकर गए, तब ट्रूमन खुद विमान तक उन्हें लेने आए और हवाई अड्डे पर नेहरू को 19 बंदूकों की सलामी दी गई। इसी तरह 1961 में राष्ट्रपति केनेडी नेहरू का स्वागत करने के लिए खुद हवाई अड्डे पहुंचे। नेहरू 10 दिनों के दौरे पर अमेरिका गए थे। सितंबर 2019 में शशि थरूर ने इसी बारे में ट्वीट भी किया कि नेहरू एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। ऐसा लगता है कि उनकी जीत का फॉर्मूला यही है कि झूठ बोलते रहो। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। કેમ? તો અમારે એક ભેંસ हमारी वोट बैंक में आपवानी। हमारी भैंसे कांग्रेस पार्टी के न पंडित जवाहरलाल नेहरू ले गए प्रधानमंत्री, न प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ले गई, न प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ले गए, न प्रधानमंत्री मनमोहन जी ले गए, न राहुल गांधी जी ले गए। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप क्यों झूठ बोलते हो? अगर जिनके पास 2 भैंसें रहेगी, एक भैंस कांग्रेस से जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, हमारे पास ये 4 भैंसें हैं, हमारी 4 भैंसें हैं, हमारी एक भी भैंस कांग्रेस नहीं ले गई, जो कि 2 भैंस ले जानी चाहिए थी। अब पूरे भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा भैंसें हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा भैंसें हैं, कांग्रेस 5 करोड़ भी नहीं ले गई। लेकिन आपने भैंस ले जाकर, गाय भैंस ले जाकर बीफ काटने वाली कंपनी, मतलब गाय भैंस काटने वाली कंपनी को
आपने गाय भैंस देकर कटवा दिया और चंदा ले लिया। चंदा लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने चुनाव धंधा कर दिया। अपने मित्र अडानी अंबानी को करोड़ों रुपए दे दिए। बोलते हो चौकीदार हो, चौकीदार हो तो ललित मोदी की चौकीदारी क्यों नहीं की, नीरव मोदी की चौकीदारी क्यों नहीं की, मेहुल चौकसी की चौकीदारी क्यों नहीं की। प्रधानमंत्री जी, आप इतने झूठ बोलते हो, आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए प्रधानमंत्री पद। इतनी ज़्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हमारे भारत में हुए ही नहीं। आपका ये रिकॉर्ड है।